अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। और आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी को हर साल पाकिस्तान में और कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। आज भी ये दिन भरपूर तरीके से मनाया गया। इस दिन की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया और उस बयान से शायद अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर भारत संजीदा है मसला कश्मीर को हल करने के लिए तो पाकिस्तान उसके लिए 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो क्या भारत पाकिस्तान की इस पेशकश का मुस्बत जवाब देगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन जब हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं तो पाकिस्तान की तमाम जो सियासी क़यादत है वो आज मुजफ्फराबाद में मौजूद थी। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दूसरी तरफ 11 जमातों का जो इत्तेहाद है अपोजिशन का वो मौजूद था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने अलग अलग रैलियां की और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की। तो इस यौम यकजहती कश्मीर पर हमने क्या यकजहती का पैगाम दिया, इस पर भी जिक्र करेंगे। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। 1990 से हम ये दिन आपको पता है मनाते आ रहे हैं। तो आज फिर वही भरपूर तरीके से रैलियां भी निकली, बयानात भी आए और एक इजहार यकजहती की हमने कश्मीरियों के साथ। कामरान, मैं अभी यही बात सोच रहा था जब आप ये बात कर रहे थे कि हम गुज़श्ता 3 दहाइयों से ये दिन मना रहे हैं और इस दिन की जो अहमियत है वो 5 अगस्त 2019 के वाक़यात के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या ये उसी तरीके से हम मना रहे हैं, उसी जज्बे से ये दिन हम आज भी मनाते हैं? जो 90s का पीरियड था जब कश्मीर की आज़ादी की तहरीक बहुत पीक के ऊपर होती थी, उस वक्त इस दिन की एक और अहमियत होती थी। फिर 2001 के बाद हम थोड़े से प्रैग्मेटिक हुए, हमने बातचीत का आगाज़ किया, ये दिन की अहमियत कम होते होते गई। प्राइम मिनिस्टर का मैं भी ट्वीट्स देख रहा था तो उनको आप पिछले साल फरवरी में उनका मुझे कोई ट्वीट भी नज़र नहीं आया इस हवाले से। तो इन सारी सूरत हाल के अंदर एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ बात पाकिस्तान की जो सपोर्ट है कश्मीर के लिए वो अब यौम यकजहती कश्मीर के दिन तक ही रह गई है या हुकूमत इससे आगे भी कुछ करेगी? मुझे पिछले 1.5 साल के जो वाक़यात हुए हैं उसको देखकर मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। लेकिन इस सारे अरसे में जब हुकूमत पाकिस्तान की ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ थी वो लिप सर्विस रही, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 इजलास हुए और एक भी उसकी बाकायदा वहाँ से बयान जारी नहीं हुआ, अमेरिका की तरफ से कोई ख़ास इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। तो एक मेरी नज़र से आज एक आर्टिकल भी गुजरा एक अमेरिकन स्कॉलर का जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है जेनोसाइड वॉच के, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट उनका एक मुझे जुमला लगा और मेरे लिए बड़ा स्ट्राइकिंग था। वो नाज़रीन के लिए भी हम आज पढ़ देते हैं। ये डॉक्टर ग्रीगरी स्टैंटन है, ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट है जेनोसाइड वॉच के और इनका एक आर्टिकल आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी छपा है। उसके अंदर सिर्फ एक जुमला, उनका जो कोट है वो सारी सूरत हाल जिससे कश्मीरी आज गुजर रहे हैं गुज़श्ता 1.5 साल से ख़ास तौर पर और कई दहाइयों से, उसकी सूरत हाल को ये रिफ्लेक्ट करता है कि वी बिलीव that the Indian government's action in Kashmir have been an extreme case of persecution and could very well lead to genocide। मतलब वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कुशी अब होना और इसमें मेरे ख्याल में ये कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल नस्ल कुशी हो रही है। लेकिन आपको पता है कि बैन अल-अक़वामी सियासत में असूलों पर कम बात होती है और जो दूसरे आपके अपने इंटरेस्ट्स होते हैं। ज़ाहिर है भारत की एक अहमियत है मगरिब के लिए, अमेरिका के लिए, खास करके चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो एक हद तक की उन पर तनकीद करते हैं, उससे बढ़कर नहीं करते। लेकिन जो आपने बात की कि खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद हमने क्या क्या इकदाम किए, क्योंकि वो बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट थी, स्टेटस को चेंज हुआ। तो थोड़ा सा लोगों की याद दहानी के लिए वो बात बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जब खसूसी हैसियत बदली कश्मीर की भारत ने, तो 7 अगस्त को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 4 अहम मेरे ख्याल में उस वक्त बड़े फैसले लिए गए। एक कि हमने भारत के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं उनको महदूद यानी कि डाउनग्रेड करना है। हमने जो भारत के पाकिस्तान में सफ़ीर थे उनको वापस भेज दिया और हमारे जो सफ़ीर थे भारत में उनको वापस बुला लिया। दूसरा फैसला हमने ये किया कि इस फैसले के रिएक्शन में हम जो बामी तजारत है दोनों मुल्कों के दरमियान होती है उसको मुअत्तल कर देंगे, वो फैसला किया। तीसरा फैसला यह था कि पाकिस्तान के जो भारत के साथ जो 2 तरफा मुआहदे हैं उन पर हम नजरसानी करेंगे और तीसरा इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम फोरम्स पर लेकर जाएंगे। लेकिन शहबाज, इसके अंदर जो एक एलिमेंट है, जो तीसरा इसका जो फैसला था कि हम तमाम जो बायलैटरल जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं भारत के साथ उनको रिव्यू करेंगे। जो मेरी इत्तला है, मैंने दफ्तर खारजा से पूछा भी कि वो तमाम तफसीलात मंगवाई भी गई कि कितने हमारे मुआहदे हैं और दर्जनों इस तरह के छोटे बड़े मुआहदे हैं। उसके बाद हमने क्या करना था उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि जो शिमला मुआहदा है, जिसका भारत हमेशा हवाला देता है कि शिमला मुआहदे के बाद जो मसला है कश्मीर है वो बैन अल-अक़वामी नहीं बल्कि दो तरफा मसला है, उसमें दोनों फरीकैन ने अग्री किया कि दो तरफा तरीके से वो मसला हल करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट ये था कि दोनों फरीकैन, जो तमाम फरीकैन स्टेटस को कश्मीर का चेंज नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने वो स्टेटस को चेंज किया। मतलब यह है कि उन्होंने शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान का उसके बरक्स, बावजूद उसके ऐलान करने के, हमने कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं अपनाई। दफ्तर खारजा की तरफ से कोई वाज़ेह बयान नहीं है कि क्या हम शिमला मुआहदे की आज भी पासदारी करते हैं या नहीं करते। तो ये मुझे लगता है कि शायद हमारे यहाँ भी थोड़ी कंफ्यूजन है, हमारे ऑप्शंस भी हमें लगता है कि लिमिटेड हैं। जो आप बात कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, जहां पर कुछ टफ डिसीजन लेने हैं वो शायद डिसीजन ले नहीं पा रहे। लेकिन ये जिसको मैं अगेन कहता हूँ लिप सर्विस है कामरान, आपने 4 बड़े एक्शंस का जिक्र किया और ये एक मीटिंग होती है मिलिट्री और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट की और उसके बाद ये सारी अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो जब रियासत पाकिस्तान, मैं इसको सिर्फ हुकूमत नहीं कहूँगा, जब रियासत पाकिस्तान जो है वो कोई फैसला करती है तो उसको अनाउंस भी बाकायदा तौर पर किया जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? अगर शिमला मुआहदा जिसके तहत LOC जो आज मौजूद है, जो पहले सीज फायर लाइन थी, तो अगर उसी के ऊपर ही हुकूमत कोई पोजीशन ले लेती तो शायद इंडिया डिफेंसिव पोजीशन पे आ जाता है अभी। लेकिन प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बयान आया है कि आप 1 कदम आगे बढ़े, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का बयान आया है कि जी हम हर तरफ हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ये क्या डेवलपमेंट हुई है? ऐसा पिछला 1.5 साल के अरसा में क्या हुआ कि आपको याद होगा कि जब ये वाकया हुआ 5 अगस्त 2019 का, तो हमारी सबसे पहली शर्त ये थी मुज़ाकरात के लिए कि कश्मीर का जो स्टेटस है 5 अगस्त से पहले वाला, उसको आप रिस्टोर करें। तो अभी ये जो 2 अहम बयानात पाकिस्तान की 2 अहम शख्सियत की तरफ से आए हैं, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल में ये बयानात हैं एज ए जर्नलिस्ट, और मुझे शायद 15 साल हो गए हैं फॉरेन पॉलिसी को कवर करते हुए, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल में स्टेटमेंट है। तो लगता यूं ही है कि शायद पाकिस्तान ने अपने जो एक अपेरेंटली लग रहा है कि जो उनका एक नुक्ता नज़र था उसमें थोड़ी सी एक लचक पैदा की है। अब जो 2 बयानात का आपने हवाला दिया, मेरे ख्याल में नाजरीन को बताना भी चाहिए कि आज जो ट्वीट किए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, तो एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि अगर भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की रोशनी में तनाज़े कश्मीर के मुनसिफाना हल में संजीदगी दिखाए तो पाकिस्तान अमन की खातिर 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। अब यह बयान बड़ा सिग्निफिकेंट है। अगर उनके हालिया बयानात भारत के हवाले से देखें तो वो बड़े सख्त रहे हैं, और अब अचानक से वो एक आप कह लें कि एक ऑफर कर रहे हैं भारत को कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और इससे ठीक 2 रोज पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इसी तरह से एक मिलता जुलता बयान दिया, और उसमें जो ISPR ने स्टेटमेंट दी उसमें अगर आप अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, इट इज टाइम टू एक्सटेंड हैंड ऑफ पीस इन ऑल डायरेक्शंस। Pakistan and India must also resolve the long-standing issue of Jammu and Kashmir in a dignified and peaceful manner as per the aspirations of people of Jammu and Kashmir and bring this human tragedy to its logical end. तो शहबाज, ये जो 2 बयानात आपको नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है। जो मेरी कुछ ज़राए से बात हुई, शायद उसकी एक वजह यह है कि क्योंकि अमेरिका में अब इंतज़ामिया चेंज हुई है, तो पाकिस्तान अमेरिका को भी और बाकी दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में या मुज़ाकरात के लिए उसमें रुकावट नहीं है। अगर रुकावट है तो भारत की तरफ से, ये एक बात। और दूसरी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पहलू है कि ये नहीं है कि भारत शायद इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ जो मेरे भारतीय सफारतकारों से वो बात होती है, वो इस चीज़ से वो ये कह रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत ज़्यादा बयानबाजी हुई, और ख़ास करके हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पर्सनली भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुसलसल टारगेट किया। भारत जो है वो इस वजह से परेशान है। वो कहते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान का एक अपना मौक़िफ़ है, फॉरेन ऑफिस के लेवल पर या जो आपने इंडिया को क्रिटिसाइज़ करना है ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें। अगर आपके वज़ीर-ए-आज़म हमारे वज़ीर-ए-आज़म को ज़ाती हमलों से इज्तनाब करें तो शायद दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ बर्फ पिघल सकती है और मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं, देखें, दोनों मुल्कों के दरमियान चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस बेशक ना हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस हमेशा के लिए खत्म हो। कभी आपके कॉमन फ्रेंड्स भी होते हैं, मुख्तलिफ पैगामात, इतना मुझे पता है कि आपको आते रहे भारत की तरफ से भी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा फिर यह कोशिश है कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर वही है कि क्या फिर हम 5 अगस्त 2019 वाली पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको भुला के मूव ऑन करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें एक जो चीज़ है आगे बढ़ने से पहले, वो ये है
कि ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट इंडिकेटर इसका आ रहा है। अभी हम ये नहीं करेंगे पॉलिसी शिफ्ट आ गया है, तो क्या हुकूमत ने अपोजिशन को खास तौर पर उन्होंने एतमाद में लिया होगा? ऐसे वक्त में आज भी जब कश्मीर के यौम यकजहती का दिन है, आपने जिक्र भी किया स्टार्ट में, दोनों पार्टीज जो बड़ी हैं पाकिस्तान की, वो अलग-अलग अपनी रैलियां निकाल रही हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन पार्टीज एक साइड पे है और गवर्नमेंट दूसरी साइड पे है। और शेख रशीद साहब, अभी आज मैं उनका सुन रहा था बयान, तो उन्होंने जो रैली थी उनकी तो यौम यकजहती कश्मीर के लिए थी और वहां से वो अपोजिशन की बैशिंग कर रहे थे। मेरे ख्याल में ये सबसे लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई, ज़ाहिर है कश्मीर एक कौमी मसला है और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी आज भी कह रहे थे कि इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड हमें यही लगता है कि जैसे शहबाज ने जिक्र किया कि आज तमाम जो हमारी सियासी क़यादत है, अपोजिशन की भी और हुकूमत भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस मामले के ऊपर अगर कश्मीर पर जो भी हमने मौक़िफ़ इख्तियार करना है, क्या आगे हमने स्टेप लेने हैं, एक कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। तो शायद हुकूमत को इस हवाले से पहल करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो हम कहते हैं कि बयानात की हद तक तो हम कहते हैं कि कश्मीर के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन सेम पेज पर है, लेकिन एक्शंस हमें कुछ डिफरेंट सिचुएशन बताते हैं। यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मलिहा लोधी हमें ज्वाइन करेंगी और उनके सामने ये तमाम सवालात रखेंगे। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं और इन सारे अरसे में जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कश्मीर पर क्या पॉलिसी रही और खास करके आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंपॉर्टेंट बयान दिया उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। किसी तारफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की एम्बेसडर भी रही हैं यूएन में, इससे पहले वो पाकिस्तान की सफ़ीर अमेरिका में भी रही हैं और ऑब्वियसली जर्नलिस्ट भी रही हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत सीरियस है मसला कश्मीर को हल करने के लिए तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ सकता है। इससे पहले 2 रोज पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कोई इसी तरह का बयान दिया। आप क्योंकि सारे मामले को डील करती रही हैं, ये कोई सिग्नलिंग कर रहे हैं हम कि भारत को एक दफा फिर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और 5 अगस्त 2019 को भुलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? आपकी क्या रीडिंग है? कामरान, देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नया किस्म का बयान नहीं है। पाकिस्तान तो मुसलसल कह रहा है कि वो पुरअमन हल चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए मकबूजा कश्मीर के मसले पे। तो इस वक्त वज़ीर आज़म का ये कहना और आर्मी चीफ का ये कहना, मेरा ख्याल है हमारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है उसकी एक रीइटरेशन है, उसको फिर से उन्होंने दोहराया है। इसकी अहमियत इसलिए भी है, मैं समझती हूँ, एक अहमियत तो बनती है इसकी कि हिंदुस्तान भारत को एक और मौका दिया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाए, ना कि इस किस्म के हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नाकाम हो रहे हैं। इसलिए कि जो अहम चीज कामरान ये भी है कि इंडिया ने जो भी कुछ किया मकबूजा कश्मीर में पिछले 70 साल से ज्यादा में, उससे वो नाकाम ही रहे हैं। इसलिए कि कश्मीर में आज आप एक कश्मीरी को नहीं पाएंगे जो कि भारत के साथ खड़ा होगा, बल्कि जो इनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स भी हैं जिन्होंने इनके साथ कोलैबोरेट किया दिल्ली के साथ माजी में, वो भी आज कहते हैं कि जी हम तैयार नहीं है ये जो भारत की पॉलिसीज है उसकी हिमायत करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा मुज़ाकरात के लिए दरवाजा खुला रहा। असल मसला है कि भारत ने इस वक्त जो पॉलिसी इख्तियार की है वज़ीर आज़म मोदी के तहत, वो पॉलिसी जो है उसमें वो उन्होंने कश्मीर को नॉन नेगोशिएबल बना दिया है। जब से उन्होंने वो इलीगल एक्शन लिया अगस्त 2019 में, उसके बाद से भारत ने तो यही कहा कि जी हम तो कश्मीर में मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है कि पाकिस्तान अब नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान के लिए क्या होता है। ठीक है, पाकिस्तान ने डॉक्टर मलिहा साहिबा, आपने जैसे फरमाया भारत कश्मीर के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान की शर्त यह है कि आप 5 अगस्त 2019 की पहले वाली पोजीशन पे आए तो बात करेंगे। तो आपके ख्याल में री एंगेजमेंट की क्या शराइत हो सकती हैं जो दोनों ममालिक को एक्सेप्टेबल भी हो और मसला जो है वो उसके हल की तरफ ग्रेजुअली आगे बढ़ा जाए? देखिए, असल चीज तो यही है कि आप मुज़ाकरात के मेज पे तो वापस आए और फिर ये इंश्योर करें कि कश्मीर भी उस एजेंडा, जो मुज़ाकरात का एजेंडा, उसका एक बहुत अहम हिस्सा हो।
तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान ने तो कभी कंडीशंस नहीं लगाए। पाकिस्तान ने तो हमेशा कहा कि जी आप बात करें हमसे और फिर हम एक पुरअमन हल तलाश करें कश्मीर का। देखें, कश्मीर का जो स्टेटस है वो तो तब्दील नहीं हुआ भारत की एक्शन से। भारत ने इलीगली तो एनेक्ट कर लिया जम्मू एंड कश्मीर रियासत को, लेकिन ये इंटरनेशनल जो उसका एक स्टेटस है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो है वो सब बरकरार है। तो मैं समझती हूँ कि भारत के लिए भी चैलेंज बहुत बड़ा है आगे। देखिए, हमें तारीख बताती है कि कोई भी मकबूजा जो होता है इलाका वो एक दिन जरूर लिबरेट होता है, और एक ऑक्यूपेशन फोर्स होती है या ऑक्यूपाइंग कंट्री होती है वो कुछ देर तो लोगों को इस तरह से काबिज रख सकती है, लेकिन तारीख यही हमें सिखाती है कि ज्यादा देर तक नहीं रख सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारी हिकमत अमली रही कश्मीर के हवाले से, वो क्या स्टेप्स थे जो शायद ये गवर्नमेंट ले सकती जो हमने नहीं लिए आपकी नजर में? देखिए, 2-3 चीजें मेरा ख्याल अहम है। एक तो मैं ये तो सामने आप रखें, जरूर मद्देनजर रखें कि भारत नाकाम हुआ है अपनी इस पॉलिसी पे, इसलिए कि कोई कश्मीरी उनके साथ इस वक्त नहीं तैयार। बाय फोर्स इन्होंने जो कोशिश की है तो सबजुकेट द कश्मीरी पीपल, तो ये तो सामने रखें। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक मुहिम थी वो बड़ी इफेक्टिव थी। हमने सबसे पहली सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग एक्सक्लूसिवली कराई जम्मू एंड कश्मीर से 16 अगस्त को 2019, जो कि 50 साल से 60 ईयर्स में पहली मीटिंग थी सिक्योरिटी काउंसिल की। मैं समझती हूँ बहुत ही बड़ी एक कामयाबी थी पाकिस्तान की। उसके बाद भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कैंपेन ठीक ठाक चलती रही, लेकिन जो मसला आया वो कोविड-19 से आया। इसलिए कि जब ये पेंडेमिक किक इन कर गई तो जाहिर है डिप्लोमेसी जो है वो जाहिर है वो फिर स्लो डाउन कर गई। तो एक तो जो स्टेप्स मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान फिर भी ले सकता था और अब भी ले सकता है, जो कि कोविड-19 के बावजूद ले सकता है, वो एक तो ये है कि जी जो यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनीवा में, उसमें एक एक्सक्लूसिव मीटिंग होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर पे। देखिए, अभी जनवरी में यानी कि पिछले महीने ही जो ह्यूमन राइट्स वॉच की एक ताजा रिपोर्ट आई है, उनकी एनुअल रिपोर्ट जो होती है, उस ताजा रिपोर्ट में जो कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा है ये बहुत ही वो बेसिक होना चाहिए कि हम जाएं और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस इशू को रेज करें और इंडोर्स कराएं कि जी वहां जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनका खात्मा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इफ यू अलाउ मी, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि हमने ज़ाहिर भरपूर कोशिश की, साल के अंदर 2 दफा बेशक इनफॉर्मली सही सलामती काउंसिल में ये मसला डिस्कस हुआ, लेकिन कुछ जो क्रिटिक्स हैं तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि शायद जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं हम उसके अंदर भी कंसेंसस करने में नाकाम रहे। सऊदी अरब जैसे जो मुल्क हैं शायद खुलकर हमारी हिमायत नहीं की। हम चाहते थे कि OIC की एक एक्सक्लूसिव मीटिंग हो फॉरेन मिनिस्टर्स की कश्मीर के ऊपर। तो क्या फिर आप कहेंगे कि हमारी कोशिश हमने की वो उतनी कामयाब भी रही कि हम अपने दोस्तों को भी किसी हद तक कन्विंस नहीं कर सके? मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी में बहुत काम बाकी है और चैलेंज बहुत बड़ा है इस हवाले से भी जिसका आप तस्करा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक तारीखी पर्सपेक्टिव लें और देखें कि तारीख क्या है इस मसले की, तो मेरा ख्याल है एक जो नतीजा निकलता है वो ये है कि पाकिस्तान का जो लीगल केस है वो तो बहुत स्ट्रांग है कश्मीर से। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, 1 नहीं 11 रेजोल्यूशन है, लेकिन जो मसला है फलस्तीन की तरह कश्मीर जो भी है वो भी बिग पावर पॉलिटिक्स का कैजुअलिटी रहा है और आज भी वो उसकी कैजुअलिटी है। देखिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है वो इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुई कि उसमें बिग पावर पॉलिटिक्स, आप कह लें जियो पॉलिटिक्स ऑफ द बिग पावर जो है दैट कम्स इनटू प्ले, और उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सके। तो काम जो करने की जरूरत है वो है P5 पे, यानी कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल, उन पे काम करने की जरूरत है पाकिस्तान को, और ऑफकोर्स ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी की। और मैं ये भी कहूंगी कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में तसलसल होना चाहिए और एक नेशनल कंसेंसस बनाना चाहिए घर पे भी, और इसका एक तसलसल होना चाहिए। इसलिए कि मैंने ये भी नोट किया है कि हमारी कश्मीर से जो डिप्लोमेटिक कैंपेन होती है वो ऑन ऑफ होती है, कभी ऑन होती है कभी ऑफ हो जाती है। तो इसको एक कंसिस्टेंसी देने की जरूरत है और एक इमेजिनेशन भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट को आपने नहीं अपनी तरफ लाना कश्मीर के इशू पे, आपको दुनिया के मीडिया को लाना है, दुनिया के थिंक टैंक को लाना है और मुख्तलिफ
एक्टर्स को लाना है जिनकी वजह से पॉलिसी चेंज हो सकती है और होती भी है। अच्छा डॉक्टर मलिया लोधी साहब, एक चीज आपने जिक्र किया डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल कंसेंसस का, इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के अंदर सियासी हैं उसमें आपको लगता है कि हुकूमत ये एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकती है, अपोजिशन पार्टीज को वो साथ बिठाए और एक नई कश्मीर के ऊपर कोई पॉलिसी है, कोई स्ट्रेटेजी है वो फ्रेम करे और आगे बढ़े? आप कैसे देख रही हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं, जहां पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक बात कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टीज दूसरी बात कर रही हुई हैं, तो इस सारे सिनारियों के अंदर आप कश्मीर पॉलिसी के ऊपर आप देख रही हैं आप उनको तो मुतहद हो जाएंगे? देखिए, आज अगर आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ से हिमायत की आवाजें उठ रही हैं, वो भी रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी रैली को एड्रेस किया है, हमारे सदर भी गए हैं आजाद कश्मीर। तो ये सारी चीज किस चीज की निशानदेही करती है? इस चीज की निशानदेही करती है कि कंसेंसस तो है, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको मोबिलाइज करे। डॉक्टर साहबा, ये अच्छा नहीं होता कि अगर ये जो रैलीज है वो एक प्लेटफॉर्म से होती? देखिए, ऑपोजिशन अपनी रैली कर रही है, गवर्नमेंट अपनी बात कर रही है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी हो रही है। कभी किसी को कहता है कि ये मोदी का यार है, कभी किसी दूसरे को कहता है। वो जो यकजहती का मैसेज है, क्या आपको लगता है कि सही तरीके से कन्वे होता है इस तरह से? मेरा ख्याल है कामरान, इसकी शिद्दत से जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए और एक ही आवाज जानी चाहिए कश्मीरी अवाम को कि हर बंदा पाकिस्तान में, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है, वो कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ है। तो इसकी बहुत ही जरूरत है। मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट एक फोरम है, वहां पर क्यों नहीं हो सकता है? पार्लियामेंट में फॉरेन अफेयर्स कमेटी भी होती है, बहुत से फोरम्स हैं जहां ऑपोजिशन और गवर्नमेंट साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी को क्राफ्ट कर सकती है जिससे कि हमें ज्यादा कामयाबी हासिल हो इस इशू पे डिप्लोमेटिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल वक्त कम है, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। कुछ जो हमारी भारतीय सिफारतकारों से बात होती है वो एक चीज पर एतराज करते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान का अपना मौकफ है, कश्मीर के ऊपर जरूर तनकीद करें। वो कहते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर्सनल अटैक करते हैं मोदी को, अगर वो कम कर दें तो शायद कोई री एंगेजमेंट हो सकती है। एज अ डिप्लोमैट, फॉर्मर डिप्लोमैट, आप समझती हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को पॉलिसीज पर तनकीद करें, क्या मोदी को एज अ पर्सन टारगेट करना चाहिए? डू यू थिंक इट्स अ गुड डिप्लोमेटिक मूव? मैं समझती हूँ कि अगर कोई भारतीय सफारतकार ये कह रहे हैं तो बेसिस ऑफ एंगेजमेंट स्टेटमेंट तो नहीं होते, बेसिस ऑफ एंगेजमेंट तो इशू होता है। तो वो ऑफर करें, मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो पाकिस्तान की तरफ से एंड आई एम श्योर वजीर आजम की तरफ से भी खैर मकदम होगा। लेकिन ये तो हर दफा वो कोई ना कोई शर्त लगाते हैं, या वो कहते हैं कि ये आप बंद कर दें तो फिर हम तैयार हो जाएंगे। देखें, कंडीशनल डायलॉग तो एक्सेप्टेबल नहीं होता किसी मुल्क को भी। तो ये कंडीशन जिस किस्म की भी है, जिस किस्म की भी नौयत के हैं, ये नहीं होने चाहिए। वो आए, वापस आए मुज़ाकरात की मेज पे और इसका एक पीसफुल सेटलमेंट तलाश करें हमारे साथ मिलकर और कश्मीर। चलें, बहुत शुक्रिया मलिया लोधी साहिबा। यकीनन यही मेरे ख्याल में हम तमाम लोगों की ख्वाहिश है, क्योंकि एट स्टेक जो है वो ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों की आबादी है, गुर्बत और दूसरे जो मसाइल हैं उसकी वजह से ये जो अनरिजॉल्व डिस्प्यूट हैं उसकी वजह से मजीद प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे भारत में जो इस वक्त फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो क्यों इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रुख करते हैं भारत का, जहां 27 नवंबर से हजारों की तादाद में जो भारतीय किसान हैं दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में वहां पर एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज का बुनियादी मकसद जो भारतीय सरकार या मोदी हुकूमत ने ज़रई इस्लाहात के नाम पर नए कवानीन गुज़श्ता साल सितंबर में करवाए थे, अब ये इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर देखें 2 रोज़ पहले ही अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर हैं रिहाना, जिनके कोई 100 मिलियन से जायद ट्विटर पर फॉलोअर हैं, उन्होंने CNN की एक स्टोरी को टैग किया और वो फार्मर्स के हवाले से थी और उस पर लिखा कि ये इशू क्यों नहीं डिस्कस हो रहा। और उसके बाद क्या होना था कि भारत के अंदर एक तूफान आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो उनके दाखिली मामलात में मुदाखलत है। और हैरान कुन बात यह है कि जो भारतीय वजारत खारजा है उनको इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट इशू करना पड़ी एक सेलिब्रिटी के ट्वीट के ऊपर। और उसके बाद फिर ट्वीट्स का ये एक सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी तरफ जो यंग जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, वो सपोर्ट में आ गई रिहाना के। इसी तरह से मीना हैरिस हैं जो कामिला हैरिस की नीस हैं,
उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया और ये फिर सिलसिला ना रुकने वाला शुरू हुआ। और मजे की बात है कि ये जो ग्रेटा थनबर्ग है उनके खिलाफ तो दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की कि आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और सबसे जो मजे की बात है, इससे पहले कि आप कमेंट करें, कि उसका जवाब भारत ने, एक तो दफ्तर खारजा की तरफ से बयान आया, फिर जो उनके जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो बॉलीवुड के एक्टर्स हों, वो क्रिकेटर्स हों, उन्होंने एक ट्वीट किया। और उस ट्वीट में जो मजे की बात ही लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, वो तमाम ट्वीट एक ही तरह के थे। मतलब वो एक ही जगह से ट्वीट ओरिजिनेट हुए, उनको सर्कुलेट किए गए और उनको कहा गया कि आप ये जो है ना वो ट्वीट कर दें। तो हैरान कुन तौर पर मतलब जो पीआर जो स्टंट था वो भी बैकलैश कर गया। तो बड़ी मजा का खेज बात है कि भारत जैसा मुल्क कामरान, इसमें ये बहुत ही सीरियस इशू है और ये लोगों की रोजी का मसला होता है। भारत के अंदर भी जैसा कि आप जानते हैं, उनकी तकरीबन 15% उनकी जो इकॉनमी का जो हजम है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़राअत से आती है। 60% उनकी आबादी जो है उसका ताल्लुक ज़राअत से, और ख़ासतौर पर ये नॉर्दर्न भारत का इशू है, पंजाब का इशू है। वहाँ पे ये इतना बड़ा इशू बन चुका है। 26 जनवरी को उनके रिपब्लिक डे के ऊपर इतना बड़ा हंगामा हुआ, एक शख्स भी वहाँ पे मारा गया पुलिस के साथ मुजाहरों के दौरान। तो ये जो झड़पें हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा एक ओवरऑल जो इशू इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक फैल रहा है ना, कि किस कम्युनिटी का कितना एक राइट है, किस हद तक उसकी जो आमदन है उसके लिए मैटर करती है। तो लोगों की ये रोजी का मसला है। ये लेकिन रोजी का मसला जरूर है, लेकिन भारत के अंदर क्या है, इसको जो आरएसएस और बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग एंटी नेशनल हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं। लेकिन अगर मतलब दहशतगर्द है तो फिर ये एमिकेबल सोल्यूशन की बात क्यों हो रही है? ये जो एस्टेब्लिशमेंट उनकी अभी एक नया उन्होंने एक पट्टी बना के दी है जितने भी इनके सेलिब्रिटीज हैं, कि उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर अगर आप वो दिखाएं ना स्क्रीन को के ऊपर, उसके अंदर भी वो एक ही बात करें जी, इनके साथ मुज़ाकरात करें, तो फिर दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात तो नहीं। बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाली बात है। और जो इंपॉर्टेंट वही वाली बात है कि जो नाम तो वो कहते हैं कि ज़रई इस्लाहात की हैं, लेकिन फार्मर्स कहते हैं कि ये जो आप ज़रई जो शोबा है उसको डीरेगुलेट करेंगे तो उसके नतीजे में, जिस तरह पाकिस्तान में है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो भी जो प्रोडक्ट्स हैं ज़रई जो प्रोड्यूस करते हैं किसान, पाकिस्तान की तरह भारत में शायद ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मिनिमम सपोर्ट, मतलब मार्केट में जो भी प्राइस हो तो कम से कम कीमत जो है वो जरूर मिलेगी। उसकी वजह यह है कि अगर मार्केट के प्लेयर्स उन्हें मैनिपुलेट करना चाहें तो ये ना हो को किसान जो हैं वो उसको नुकसान हो मजीद। इस पर मजीद जो है वो तज्जिया लेंगे और भारत से मनदीप सिंह बाजवा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये क्या चल रहा है वहां पर। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब भारत से मनदीप सिंह बाजवा साहब। ये खुद भी एक फार्मर हैं और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एनालिस्ट हैं और वहां पर जो ज़रई इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज चल रहा है किसानों का, उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मनदीप सिंह साहब, आपने हमें टाइम दिया। सवाल मैं आपसे पहला यही करूंगा कि मोदी सरकार ने ये जो ज़रई इस्लाहात लाई, वो बुनियादी तौर पर तो ये कहते हैं इसका मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना है। अगर यही मकसद था तो फिर हजारों और लाखों की तादाद में ये जो फार्मर्स हैं ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? थोड़ा सा सेंस देंगे हमें। ये बात ये है कि बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, अगर मैं किसान होके बोलूं कि आपको बड़ा फायदा होगा, आपको पता नहीं है, आपको इस वक्त समझ नहीं, आपको बरगलाया जा रहा है, तो मैं कहता हूं कि भी सबसे ज्यादा इसके बारे में कौन जानता है? हम जानते हैं जो काश्तकारी करते हैं, तो हमें अपने नफे नुकसान का भला पता है। तो ये कौन होते हैं? बीजेपी वाले और सरकार के, और जो इनके सरकारी जो इनके खरीदे हुए ये इकोनॉमिस्ट और दूसरे जो कमेंटेटर्स हैं जो हमारे ऊपर ये थोपी जा रहे हैं कि नहीं जी नहीं, आपको नहीं पता, हमें ही पता सिर्फ, और ये आपके लिए ठीक है। कैसे हो सकता है? मनदीप साहब, आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए ब्रीफली बता दीजिए ये इशू है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इस वक्त चल रही है मार्केट के अंदर, क्या हुकूमत इसको बिल्कुल खत्म करके मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ना चाह रही है? आखिर झगड़ा किस चीज के ऊपर है जिसका अभी तक 2 माह के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं हो सका? कुछ ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे हम संक्षेप में हम इसको एमएसपी कहते हैं, ये एक सेफ्टी नेट है किसानों के लिए कि वो आकर जो आजकल की ज़राई जो निज़ाम है उसमें बहुत सारी एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बीज, खाद और काश्तकारी और डीजल और ऐसे सब चीजों का, पेस्टिसाइड वगैरह। तो वो इसलिए ताकि किसान वो अपना
इन्वेस्टमेंट करें। तो इसीलिए सरकार ये एक प्रैक्टिस लेके आई थी एमएसपी का, ताकि कि उनको शॉर्ट प्राइस मिले और मार्केट फोर्सेस के ऊपर वो मुनसर ना रह जाएं, ताकि जब किसी साल गलत हो जाएगा तो ये कीमतें गिरेंगी तो किसान तो कंगाल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये एक सेफ्टी नेट सरकार लेके आई थी और उसके किसानों ने उसको रिस्पॉन्ड किया और वो हर साल आप देखो रिकॉर्ड जो हार्वेस्ट होती रही है। तो ये जो आप नए 3 काले कानून लेके आए हैं उनमें तो एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। तो इससे तो हम बराबर समझते हैं कि ये एमएसपी। अच्छा मनदीप सिंह साहब, अब ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि आप की जो फार्मर्स हैं, अब भारत के अंदर ये बहुत ज्यादा डिबेट भी हो रही है। जो बीजेपी या सरकार की हिमायत करने वाले लोग हैं वो तो जो फार्मर्स को कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द भी हैं, ये एंटी नेशनल हैं, ये खालिस्तानी हैं। तो ये इल्जामात किस हद तक उनका दुरुस्त है? क्या ऐसा है कि फार्मर्स की आड़ में कुछ और एलिमेंट्स हैं जो फायदा उठाना चाहते हैं सारे मामले से? देखिए, मैं वहाँ तीनों जो साइट्स हैं जहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यहाँ जो पंजाब में चल रहे थे, सारे जगह मैं गया हूँ, मैंने तक कोई दहशतगर्द नहीं देखे, ना मैंने कोई एंटी नेशनल देखे हैं। और ठीक है, कुछ लोग आए थे मगर किसानों ने उनको अपने मंच के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। जो किसान लीडर हैं उन्होंने उनको अपने मंच पे नहीं चढ़ने दिया। ठीक है, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि भी हम आ जाए ऐसे करने मगर जो किसान लीडर हैं बड़े तजुर्बेकार हैं अपना पिछले। अच्छा मनदीप बाजवा साहब, ये अभी तक जो हुकूमत की हिकमत अमली है इसको आप कैसा देखते हैं? रिहाना का जो ट्वीट है उसके ऊपर फौरन मिनिस्ट्री आपकी है वो रिएक्ट करती है, उसके बाद जो एक वहां पे एक्टिविस्ट है उनके ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। तो ये जो स्ट्रेटेजी आपके ख्याल में हुकूमत ने अपना ली है वो ठीक है? और दूसरी साइड पे आपके जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके जरिए मैसेजेस करवाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी इसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकलना चाहिए। हुकूमत किस तरफ जा रही है, आपको क्या लग रहा है? इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मैसिव ओवर रिएक्शन। ये आपने सारी दुनिया में प्रचलित कर दिया है। जो किसानों की सत्याग्रह है, उनकी जो लड़ाई है सारी दुनिया में प्रचलित करती है। और मैं देख रहा हूँ, अभी मैं ट्विटर देख रहा था, कुछ और नए लोग आए हैं सेलिब्रिटीज वगैरह जिन्होंने किसानों की लड़ाई के हक में ट्वीट किया। तो ये तो जो ना ये बीजेपी वाले हैं, ये 2 चीजों से चलते हैं, एक तो सोशल मीडिया और दूसरा इंटरनेशनल अपना जो अटेंशन वगैरह मिलती है किसी चीज की। तो वो उसके इनकी ज्यादा इनकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा हो गई है इन दोनों चीजों से कि वो मैसिवली ओवर एक्ट करते हैं और वही कर दिया इन्होंने। अब कैसे आप कह सकते हैं कि कोई आपके अंदरूनी मामलों में के ऊपर टिप्पणी भी ना करे? आप तो जो मर्जी करें मगर और कोई ना करे। अच्छा मनदीप साहब, ये अगर मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह के उन्होंने मुतनाज़े फैसले किए। इससे पहले सिटीजन अमेंडमेंट शिप जो एक्ट था वो उन्होंने किया, फिर डीमोनेटाइजेशन की, उस पर भी मुतालबा था वापस लिए जाए। उन्होंने मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो फैसला करते हैं वापस नहीं लेते। अब आप लोगों का मुतालबा है कि ये जो जिसको आप काले कवानीन कहते हैं उनको रिपील किया जाए। तो आपको ये तवक्को है कि ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखते हुए मोदी सरकार का कि वो इन काले कवानीन को वापस लेंगे? बात यह है कि आज अपना ये मशरकी अपना यहाँ वेस्टर्न यूपी में शामली में महापंचायत हुई, राजस्थान में दौसा में किसानों की महापंचायत हुई। तो इस तरह की जो किसानों के जो गैदरिंग्स हैं वो हजारों लाखों में लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं, तो हो ही जा रहे हैं। तो ये तो एक लोक लहर बन गई है, दिस इज बिकम अ मास मूवमेंट। तो ये इसको कैसे इसके साथ आप करें? और वो भी दिल्ली के इर्द गिर्द, दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर, तो किसान सरगर्म हो गए हैं। तो आप कैसे उनको रोकोगे? आप जो मर्जी उन्होंने कोशिश कर ली, इन्होंने उनको खालिस्तानी बोला, पाकिस्तानी बोला, ये फला बोला, डिगना बोला और वहां पे बैरिकेड लगाए। अच्छा मनदीप साहब, हमारे पास वक्त कम है, आपके ख्याल में वे फॉरवर्ड क्या है? जो कामरान भी बात कर रहे थे, इस मसले का हल क्या है? क्या आपके जो मुतालबात हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये रहनी चाहिए, इसके ऊपर आप कायम रहेंगे या कुछ ले और देकर ये मसला हल हो जाएगा और किसान वापस अपने घरों को चले जाएंगे? नहीं, अब तो जो एक मोमेंटम बढ़ रहा है
एक वक्त था जब कुछ लोग कहते थे कि जिस सरकार का मुतालबा है कि जी 18 महीने के लिए अपना काले कानून को स्थगित कर देंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, बातचीत चलती रहेगी करके कुछ थोड़ा सा दबाव था कि भी चलो आप इसको अपनी जीत मान के तो कर लो। मगर फिर उसके बाद फिर 26 तारीख का वाकया हुआ और फिर अगले दिन 27 को फिर ये एक पुनर्जन्म, एक रीबर्थ मिला लहर को। तो अब तो मैं पीछे जाना मुश्किल है। अब तो हर तरह से जैसे मैं वो लोग चल पड़े हैं। तो ये अच्छा तो, मनदीप साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल करूंगा। ये जो मैं बात कर रहा था कि वहां पर एक तो जिस तरह हमने पहले भी बात की कि किस तरह भारतीय सरकार जो है, जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको इस्तेमाल करके जो फार्मर्स की तहरीक है उनको मुतनाज़ बना रही है। दूसरी तरफ जो भारतीय मीडिया है, मैं भी ज़ाहिर फॉलो करता हूं, उस पर भी शायद डिबेट ऐसे लगती है कि ये जो किसान हैं शायद भारत के दुश्मन हैं। तो ये भारतीय जो मीडिया है ये क्यों सिर्फ मोदी सरकार की लाइन को टो करता है? मैं बताऊं, 2 लफ्ज में बता सकता हूँ बिके हुए हैं। अब ये जो मीडिया है उनको हर तरह से, खैर पैसों की बात तो अलग है, उसके अलावा भी जो इश्तिहार मिलते हैं और फिर मोदी सरकार अपने सारे हथकंडे CBI, IB, NIA, ED, IT और इनकी ट्रोल आर्मी वो इस्तेमाल करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने इनकी रणनीति यही है कि इन्होंने सोचा समझा है कि जी बॉलीवुड और जो क्रिकेटर्स हैं उनका सबसे ज्यादा असर उनका और सबसे ज्यादा फॉलोइंग उनकी है, इसलिए उन्हीं को इन्होंने चुना है और उन्हीं को इन्होंने सारों ने अपने आप ने शामिल किया, कोऑप्ट किया अपने मुहिम में और उनको इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह साहब, आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर आई मस्ट अप्रिशिएट के बड़ी कैंडिड और ओपन मेरे ख्याल में डिस्कशन की और मेरे ख्याल में यही होना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।